देखिए बेटा, जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी लाइव क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आज शायद 6 क्लास है हमारी। 5 क्लासेस में डाल चुका हूँ बेटा जीपी की, और एकदम मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा हुआ है जैसे कि 100% कंटेंट पढ़ाऊँगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेटा आपको घबराना एकदम से नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से कर रखी हैं, बाकी और भी टेक्निकल टीम है हमारे, बच्ची काम करती है, काम कर रही है उसको। तो करना क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के कोई अगर तुम्हारा ऐसा डाउट रहता है जो सच में रिलीवेंट डाउट है और ऐसा क्वेश्चन जो सच में ना हो रहा हो, या तो आप उस पर शेयर कर दें बेटा, या एक काम करें कमेंट में लिख दें। 99% मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और हम भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। 100% तो कोई नहीं होता लाइफ में, कोशिश करेंगे और अच्छा बनने की। तो देखिए, कल हम जो क्वेश्चन करा रहे थे, अगर हम बात करें कैसे क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चंस डिपेंड ऑन लैंग्वेज, जीपी के ही क्वेश्चन थे वो। मगर एक खास बात थी उन सारे क्वेश्चंस में कि पहले आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी, तब जाकर के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब वो सॉल्व होगा। कुल मिला के पहले क्या पढ़ना पड़ेगी, लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी। तो कल 2-3 क्वेश्चन उठाए थे। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा उठाया था जिसमें स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनना था, ठीक है। उसका एक डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनना था। क्या मेथड बताया था बेटा? अगर कोई बच्चे नए जुड़े हैं आज हमसे, तो क्लास 5 है, 1 से लेकर के 5 तक की क्लास देखना शुरू से, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो है कल एक, आप लोगों को पता है, हम थोड़ा सा, मैं हर एक क्लास में स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ जिससे वार्म अप हो जाए एक बार। तो आपको पता है कल एक पहला तो ऐसा क्वेश्चन करा था लैंग्वेज का कि एक स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है, फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक अगला स्क्वायर बनाया जाता है। तो बताओ इन सब स्क्वायरों के क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो बेटा। तो एक बात बताई थी आपको, क्या कि सर जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका क्या करना था, है उसका स्क्वायर, फिर क्या करना था, बस ये आंसर आ जाता है। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि मान लो सबसे बाहर की भुजा, जो सबसे बड़ा स्क्वायर है, अगर उसकी भुजा की लंबाई 4 है, तो 4 चौक 16, 2 से गुणा कर दो, यानी कि इस स्क्वायर के अंदर इसके मिड पॉइंट को जोड़ करके जितने भी स्क्वायर बनेंगे उन सब का आंसर 32 होगा, उन सब के क्षेत्रफल का जोड़ 32 होगा। ये मैंने कल शॉर्ट बताया था। ये आया कैसे, ये पूरा एक्सप्लेन करा था, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड बता दिया था। बोलो बेटा। मान लो क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है जिसके मिड पॉइंट को जोड़ करके फिर एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक तीसरा वर्ग बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक चौथा वर्ग बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक 5वां वर्ग बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक 6ठा वर्ग बनाया जाता है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक 7वां वर्ग बनाया जाता है, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता है। तो मैंने कल ये बताया था कि सर इनफाइनाइट तक जाएगा नहीं, ये हम कंसीडर करके चलेंगे कि मान लेंगे कि इसमें इनफाइनाइट बनेंगे, मगर सच में तो ये गिने जा सकते हैं। मगर एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि क्वेश्चन वाला जो कह रहा है वही सही है कि मान लेंगे इसमें इनफाइनाइट बनेंगे, गिने नहीं जा सकते। अब इसका अगर आंसर निकालना हो तो मैंने बेटा शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि मान लो इन्होंने क्वेश्चन में एक ही चीज़ दे रखी होगी कि जो सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर है उसकी भुजा की लंबाई क्या है। मान लो इस वाले वर्ग की भुजा की लंबाई 16 है, तो आपको क्या करना है, 16 का स्क्वायर करना है 256, और बेटा 2 से गुणा कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको जाना ही नहीं, बोलो। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 512। ये कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। फिर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कराया था बेटा, मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं ज़रूर मैं एक बार कराता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ये मेंस में आएंगे, प्री के तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, जब पेपर बहुत अच्छे लेवल का होगा तब पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये था कि एक गेंद को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, फिर वो गेंद अपनी ऊंचाई का, जहाँ से वो फेंका जाता है, 4/5 ऊपर जाती है हर बार। हर बार कितना जाती है, 4/5 हर बार ऊपर जाती है।
तो बताइए कि जब तक गेंद विराम अवस्था में नहीं आ जाएगी तब तक वो कितनी दूरी तय कर लेगी। ये हमारा क्वेश्चन था। कल मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन कराया, 2 ही टाइप के क्वेश्चन कराए, एक ये और एक ये। आगे आज हम और क्वेश्चन लेंगे ऐसे। तो मैंने कल इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराया पूरा, और फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी थी। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि मान लो ये गेंद 500 मीटर की ऊंचाई से फेंकी, मान लो ये गेंद 500 मीटर की ऊंचाई से फेंकी, तो बेटा सबसे पहले आप 500 लिख लो, पहली टर्म निकाल लो, 500 लिख लो और इसमें जोड़ दो कितना, जितनी बार ये ऊपर उछलती, जितना उतना ऊपर उछलती, तो ये 4/5 ऊपर उछलती है हर बार। तो बेटा इसका 4/5 निकालो, 4/5 400 आएगा, 400 इसमें जोड़ दो, ये पहली टर्म बन गई। उसके बाद नीचे क्या करना है, 1 - 4/5। बेटा 4/5 वो वैल्यू है जितना हर बार गेंद ऊपर उछलती है। ज़रूरी नहीं है हर बार 4/5 हो, 1/2, 3/4, 8/7, कैसा भी हो, हमें आर की वैल्यू ये ले लेना और बेटा सॉल्व कर लेना। तो ऊपर आ गया 900 और नीचे आ गया 1/5, 5 की तरह गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा 4500। ये इसका शॉर्ट था, शॉर्ट मेथड था इसका। पूरा लॉन्ग मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पता है वीडियो 5 में पढ़ा हुआ है, मगर लॉन्ग से तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि एसएससी एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड का टाइम देती है। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट में करना है, मगर लॉन्ग क्यों बताया था, जिससे हमारी समझ विकसित हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें समझ में आ जाए। करें एक आध क्वेश्चन और दें, एक आध क्वेश्चन ऐसा ही और ले रहे हैं जो आपको करना है यहीं पे, फिर इसके बाद जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। बोलो, फिर एक नए टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। लिखिए, लैंग्वेज क्वेश्चन की वही है, एक बार मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कई सारे बच्चे नए जुड़े होंगे वो भी लिख लेंगे। लिखिए बेटा, आज हिंदी में लिखवाते हैं, कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऑफ हैं, बरसात हो रही है बेटा यहाँ पर। बरसात में सबसे अच्छा काम यही है कि सारी दुनिया मायूस होकर बैठ जाती है, उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। जो बेटा मेहनती बच्चे हैं उनके पास सच बताऊँ एक मौका मिल जाता है कि आज पूरे दिन की छुट्टी है, 24 घंटे का टाइम है, आप उसको बढ़िया से कैटेगराइज करके पढ़ाई में लगाइएगा, फालतू चीज़ों में मत लगाइएगा। लिखिए, यदि सतह से टकराने के बाद, यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी ऊंचाई का, यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी ऊंचाई का 2/3 उछलती है, 2/3 उछलती है, 2/3 ऊपर उठती है, उछलती, दोनों का मतलब एक ही। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऊपर उठती है या उछलती है, दोनों का मतलब एक ही है। लिखिए, तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में, तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी, तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी यदि प्रारंभ में गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। यदि प्रारंभ में गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। आराम से करिए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिएगा, डरना नहीं है। कल जैसे कराया शॉर्ट मेथड से करना, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो। देखिए, बड़ा अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या बताया था कि बेटा आपको 2 टर्म निकालना है। तो पहले तो ये बताओ कि गेंद छोड़ी कहाँ से, कितनी ऊंचाई से, 540। तो 540 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी, 540 में जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, जितना वो उछली उतने गुना। तो 540 उछलती कितनी है हर बार, इसका 2/3 उछलती है, इसका 2/3 निकालो बेटा। 3 एकन 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 0, 18 दूनी 36, 360। बोलो 360। ये एक टर्म बन गई इसकी। और फार्मूला लगता है इसमें S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 - R। तो पहली टर्म हमेशा ऐसे निकलेगी, हमेशा। तो बेटा पहली टर्म हो कितनी की जोड़ना जरा,
60 और ये 40 100 और ये 900। बोलो बेटा 800 और एक 900, ओवरऑल 900 हो गया। ए की वैल्यू 900 आ गई। आर हमेशा वो होगा जितना ये उछलती है, आर हमेशा ये होगा। यही तो क्वेश्चन है शॉर्ट। तो बेटा 1 - 2/3 ये आर हो गया। इसे सॉल्व कर लो। 900 3 में से 2 गया 1/3 और बेटा ये 3 ऊपर चला जाएगा। जो बच्चे बीए वाले हैं बेटा ध्यान दें, क्या एक नियम होता है कि जो मेन बटे का साइन होता है उससे देखते हैं। ये वाली चीज़ पहले लिखी है तो 900 यूँ का त्यों जैसा ये बेटा लिखा है। जो ये वाली चीज़ होती है ये भाग का साइन गुणा में बदल जाता है और बेटा हमेशा नीचे वाले का उल्टा हो जाता है। तो नीचे वाले का उल्टा हो जाए 3/1, तो 9 3 27, यानी आंसर आ रहा है 27। इस क्वेश्चन का आंसर 2700 होगा। मतलब गेंद रुकने से पहले जब तक रुकेगी तब तक 2700 मीटर की दूरी चल रही। सही है। एक क्वेश्चन मैंने जान पूछ करके ऐसा करा दिया जिससे आप लोग फ्लो में आ जाए। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? ऐसा कोई क्वेश्चन अब बचेगा? इसमें क्या बदलेगा? ये उछाल बदल देगा बार बार और ये बदल देगा। यार कैलकुलेशन तो बदलेगी ना, थीम तो वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थीम वही रहेगी, करने का मेथड वही रहेगा। हर बार क्या निकालना है? ए मीन्स पहली टर्म। पहली टर्म निकाल दी, आंसर आ गया। बोलो बेटा पहली टर्म निकालने में तो काम है। बोलो ना। आर तो पता ही है वही होगा जो जितना उछलती है, तो केवल क्या निकालना? फर्स्ट टर्म। केवल फर्स्ट टर्म निकाल के ही आंसर आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल है, फार्मूला भी नहीं लगाना। बोलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और लेते हैं मगर वो क्वेश्चन अलग है। लिखिए है मगर थीम यही है। ये सब बेटा पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जान पूछ करके मैं इसीलिए लिख के लाता हूँ क्योंकि मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता। लिखिए द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओहो लिखिए किसी त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। देखो एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा समकोण त्रिभुज, एक दूसरा समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। लिखिए इसी प्रकार एक तीसरा समकोण त्रिभुज दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर इसके मध्य बिंदुओं, इसकी भुजाओं, इसी प्रकार एक तीसरा समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार एक तीसरा समकोण त्रिभुज इस दूसरे समकोण त्रिभुज के, इस दूसरे समकोण त्रिभुज के अंदर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है और यह प्रक्रिया दोहराकर अनंत त्रिभुज बनाए जाते हैं और यह प्रक्रिया दोहराकर
अनंत त्रिभुज बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जोड़ ज्ञात कीजिए। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़ ज्ञात कीजिए। बेटा सेम थीम रहेगी जैसे अभी कराए। क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, क्वेश्चन वैसे चल रहे हैं जैसे लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं, तो मेहनत से करिएगा इसको। 1-2 मिनट का टाइम लीजिएगा, फिर मैं इसे कराऊंगा। हाँ तो आइए देखिए बेटा, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है, और जो भी जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं कई सारे इंस्टीट्यूट पे 32 आंसर इसका सही है बिल्कुल। काफ़ी बच्चों का नहीं आ पाया, जिनका नहीं आया वो ध्यान दें बेटा। थीम यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। बस हो क्या रहा होगा, जिनका आंसर नहीं आया उन्हें या तो राइट एंगल ट्रायंगल की समझ नहीं है, या वो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला नहीं जानते हैं। केवल एक ही स्थिति है इसलिए आंसर नहीं आया हुआ, मगर समझ वही है, कोई नई चीज़ नहीं लगना। काफ़ी बच्चों का आंसर सही है 32, जिनका आ गया बेल्डन, जिनका नहीं आया वो ध्यान दें कैसे करना। तो सबसे पहले बात तो ये हो रही है कि सर समकोण त्रिभुज होता क्या, क्योंकि क्वेश्चन समकोण त्रिभुज के बारे में बेटा मैं वो पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टॉपिक एसएससी सीजीएल का ज्योमेट्री रहता है, क्योंकि वहाँ से मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें मेंस के पेपर की तो अब तो बदलाव हो गया। पहले की अगर हम बात करें मेंस में तो आधे ज्योमेट्री आती थी, इसीलिए शायद लड़कियां कम जाती थी सीजीएल में, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी टफ होती। और मेंस का पेपर कम ही बच्चे को क्वालिफाइड होता था मैथ, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत अच्छे लेवल की आती थी। जब मैं भी आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, वीडियो शूट होगी, आपको लगभग 3 से 4 बार वीडियो देखना पड़ा करेगी, तब जाके ज्योमेट्री समझ में आएगी। मगर एक फैक्ट है कि ज्योमेट्री अगर समझ में आ जाती है तो मैथ का 100% सिलेबस आपके हाथ में होता है, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत ईजी होती है। एडवांस ये जो चल रही है, इसका एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके वो काम हो जाता है। ज्योमेट्री अगर आपके पास आ जाती है तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि कोई भी पेपर दे सकते हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे यूपी गवर्नमेंट का। 100% सिलेक्शन के चांस रहते हैं, क्योंकि मैथ ही है जहाँ तक गिराती है बच्चों को। 100% सिलेक्शन के चांस रहते हैं अगर ज्योमेट्री समझ में आने लगती है तो। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा मैं ज्योमेट्री, क्योंकि मैं प्रूफ करके पढ़ाता हूँ, स्केल वगैरह से बाकायदा अच्छे से समझ में आई। मगर अभी के लिए हम बेसिक चीज़ आए हुआ हमारे सामने आई है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात छोड़ के फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे। तो देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, देखो त्रिभुज का तो मतलब सीधा यही होता है। काफ़ी बच्चों को तो पता होगा, जिनको बेटा पता है वो ध्यान से सुने, जिनको नहीं पता बीए वाले काफ़ी बच्चे बैठे हों वो समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिभुज का तो मतलब केवल एक ही होता है कि 3 भुजाएं, 3 भुजाओं को जोड़ दो वो त्रिभुज है, सीधे सिंपल त्रिभुज की लैंग्वेज है। अगर हम त्रिभुज की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, उसको जोड़ दो हर एक भुजा को, वो जो कुछ भी बनेगा वो त्रिभुज होगा, उसके सिवा कुछ बन ही नहीं सकता। 3 लाइनों को किसी भी तरीके से ऐसा जोड़ा ही नहीं जा सकता कि कुछ और बन जाए, बनेगा तो हर कीमत पे त्रिभुज ही बनेगा, अदरवाइज तो वो 3 लाइनें जुड़ेंगी नहीं। मगर उन्हीं में कैटेगराइज स्पेशलाइजेशन कर दिया। ये देखो ये जो होता है इसको कोण कहते हैं, जहाँ पे ये लाइनें जुड़ती हैं, जहाँ पे त्रिभुज की तीनों लाइनें जुड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोण। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कम एक कोण 90 होगा हर कीमत पे, अदरवाइज ऐसा हो नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, जिसमें से एक कोण 90 होगा अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज अगर होता तो 90 की क्या पहचान होती है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी है तो ये वाला एंगल 90 कहलाता है। तो बस तो ये वाला कितना हो गया 90, बोलो बेटा। जो 90 होता है उसी को समकोण कहते हैं, यानी कि ये होता है कोण का निशान। तो कोण भी बेटा कितना हो गया 90, बोलो कोण भी कितना हो गया, तो ये और ये कितना होगा, दोनों को मिला के 90, तभी 180 होगा। तो ये हो सकता है 10 हो, ये हो सकता है 80 हो, ये हो सकता है 45 हो, ये भी हो सकता है 45 हो। हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमें इतना समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो समकोण त्रिभुज। अब बात आती है कि सर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल का सिर्फ एक मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जिसको आप टच कर सकते हो उसे क्षेत्रफल कहते हैं। बस एक ऐसा एरिया जिसको आसानी से कोई व्यक्ति टच कर सकता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं।
तो बोलो आप इसको टच कर सकते हो, इतना एरिया निकालना है, इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को मैं ज्योमेट्री में ड्राइव भी कराऊंगा कि ये फार्मूला कैसे निकला। फिलहाल अभी हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ें तो सब समझ लीजिएगा कि क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का साइन होता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा 1/2 ऊंचाई गुणा आधार। इसी चीज को कई लोग कैसे पढ़ते हैं, दूसरा तरीका इसी चीज को पढ़ने का कैसा है, देखिए होता क्या है, इस ऊंचाई को, जो ये ऊंचाई होती है, इसी को टेक्निकल भाषा में, मैथ की भाषा में कहते हैं लंब। ठीक है, आप या तो इसको ऊंचाई बोल सकते हैं या लंब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार। बोलो, और 90 के आगे जो बचा वो कर्ण होता है। तीन ही चीजें होती हैं, हाइपोटेनियस, कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है समझने में, मगर बेटा टेंशन नहीं लेना, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कत आ रही है बेटा, समझो। अभी तो सिर्फ ये जानकारी लेना कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या। तो मोटी मोटी हमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम इसी फार्मूले को कैसे ले सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, 1/2 ऊंचाई की जगह क्या ले सकते हो, लंब गुणा आधार। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस फार्मूले को ऐसे भी बोल सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणा आधार 1/2, लंब गुणा आधार बटे 2। या एक तरीका और ऐसे बोल दो कि भाई लंब गुणा आधार बटे 2, इस पूरे के बटे 2 ले लो। ये शुरू में बोल दो 1/2 लंब गुणा आधार। कई तरीके, चीज़ एक ही, बोलने के तरीके अलग अलग, बोलो। तो अभी मोटी मोटी चीज़ हमें जो समझ में है, समझना है, वो सिर्फ एक ही चीज़ समझना है। दो चीज़ें क्या, एक तो समकोण त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 हो, पहली बात, कोई दिक्कत। दूसरी बात कि सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है लंब गुणा आधार बटे 2। बोलो, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जितने भी समकोण त्रिभुज बनेंगे उन सबका, तो बेटा हर बार हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, आधार की, काम हो जाएगा हमारा। चलिए अब देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु को जोड़ दो। बोलो, जोड़ दो। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ दो। ये मिड पॉइंट हो गया, इसका कंसीडर कर लेना बेटा। एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वैसे बनाए। इन तीनों पॉइंटों के मध्य बिंदुओं को जो जोड़ते हैं तो ये एक त्रिभुज बनता है। तो बेटा एक बात बताना, ये जो पहला वाला त्रिभुज बना है, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो यही तो बनेगा। यानी कि अब की बार ये 90 है। बोलो बेटा, 90 का मतलब ये होता है कि भाई एक सीधी लाइन पे एक लाइन खड़ी हो जाए। तो ये एक लाइन थी, इस पे ये लाइन खड़ी हो गई। अब ये लाइन है, इस पे ये लाइन खड़ी है, तो उल्टी तो ये मगर खड़ी तो है। तो अब की बार ये 90 हो गया। बोलो यार, तो अब की बार आपको चाहिए क्या है, हर बार लंब और आधार। तो बेटा इस त्रिभुज का लंब ये हो गया लंबाई और आधार ये हो गया। यानी ये भुजा हमें पता लगे या ना लगे, एक ये पता लग जाए और एक ये पता लग जाए तो हम आंसर निकाल देंगे। बोलो यार, अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली भुजा की बात हो रही है तो ये पूरी कितनी दे रखी है। अब बात हो रही है कि क्वेश्चन 6, 8, 10। बोलो, तो सबसे बड़ी तो 10 है, तो ये कर्ण तो 10 होता है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, अब इनमें से आप लंब को और आधार को कुछ भी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो यहाँ पे ये लंब 6 ले रहे हैं और आधार 8 ले रहे हैं। बोलो बेटा, अब एक बात बताना, तो आधार कितना ले लिया 8, गौर से समझना।
अब एक बात बताओ, ये पूरी 8 है तो इतनी कितनी होगी? तो ये तो बेटा ये 4 होगी। बोलो लाल। ये पूरी कितनी है? 6, तो ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये 3 हो गई। और आपको बार बार यही तो चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ये निकले निकले मत निकले। बोलो यार। अब फिर से क्या करा, इसके मिड पॉइंट को जोड़ा, फिर एक त्रिभुज बनाया। बेटा कितनी बार निकालना है? ये होगा तो इनफाइनाइट बार, मगर तुम्हें कितनी बार चाहिए? 3 बार, क्योंकि सीरीज 3 ही में बनती है। बोलो। तो बेटा बताओ, इसके मिड पॉइंट को जोड़ लो। अभी ये पहली बार कर लो इसलिए ऐसा लग रहा है, जब बार बार कर लोगे तो टफ आसान लगने लगेगा। इसके मिड पॉइंट को जोड़ लिया? बोलो जोड़ लिया। तो अब केवल ये 90 है। बोलो भैया। तो ये चाहिए और ये चाहिए। तो एक बात बताओ फिर से, ये पूरी कितनी थी? 4, तो ये 2 हो गई। बोलो आधी तो ये यार। ये पूरी कितनी थी? 3, तो ये 3/2। बोलो लाल। तो आपको सिर्फ 3 ही बार चाहिए था, फिर हम एक सीरीज बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सही है। इस फार्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, लंब गुणा आधार बटे 2। बोलो। अब चलते हैं कि सर अब देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा? इनफाइनाइट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा प्रोसीजर इनफाइनाइट टाइम्स जाता है। हमें अपनी अप्रोच नहीं चलाना। ये तो सत्य कि इनफाइनाइट नहीं बनेंगे, हम गिन तो सकते हैं, मगर हमें अपनी सोच चलाना नहीं है। क्वेश्चन वाले ने जो कह दिया वही मानना है। क्या मानना है? कि इनफाइनाइट बनेंगे। तो अब हमें चाहिए बेटा इनफाइनाइट त्रिभुजों का सम, एरिया का। तो पहले लिखिए सभी क्षेत्रफलों का जोड़, सभी क्षेत्रफलों का जोड़ योग। बेटा देखना जरा कितना आएगा, यहां से लेते हैं। आप जानते हो 1/2 लंब गुणा आधार बटे 2। तो पहले वाले का 8 और 6। बोलो बेटा। तो ये हो गया पहले वाले का, क्या हो गया बेटा? ये पहले वाले का क्या हो गया? एरिया, पहले वाले त्रिभुज का एरिया। फिर दूसरे वाले का एरिया देखना 1/2, ये दूसरा त्रिभुज है। तो बेटा इसकी 3 और 4, 3 गुणा 4। बोलो लाल। फिर अगले वाले का देख लो 1/2, इसकी लंबाई, इसकी आधार 2 और 3/2। बोलो 2 और 3/2। बेटा ये प्रोसीजर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। बोलो ऐसे कितने त्रिभुज होंगे? तो इनफाइनाइट तक चलेगा। अब देखिए बेटा 1/2 कॉमन ना लेके काट लो, काटना जरा, 4 बचेगा, 4 6 24। बोलो लाल। इससे काटो 2 2 3 6, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 ही बचेगा, 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या? इनफाइनाइट। अब गौर से देखना बेटा, इससे इसको भाग दो तो कितना आएगा? 6/24, 1/4, 6 1 6, 6 चौक 24, 1/4 आया। इससे इसको डिवाइड करने पे 1/4, इससे इसको डिवाइड करो लाल, तो 3/2 को डिवाइड करो 6 से, 6/1 होगा। इसे कैसे लिख लोगे? 3/2 गुणा 1/6, ऊपर वाले का उल्टा हो जाता है, नीचे वाला, ऊपर वाला यूं करते हो, नीचे वाले का उल्टा हो जाता है, ये वाला साइन गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 2 दूनी बेटा 1/4 तो यहाँ पे भी आया और 1/4, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि हमने क्या बना ली है? गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ लगा दो। बोलो बेटा, गुणोत्तर श्रेणी ये और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़ केवल एक ही कंडीशन में निकाला जा सकता है, आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो बेटा 1/4 1 से बहुत छोटा है, यानी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बन गई। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ लगा दो, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन ए मीन्स 24। बोलो लाल। 1 माइनस आर, आर का मतलब 1/4। बोलो यहाँ तक आ रहा है बेटा? देखना। अब देखिए इसको बेटा आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 1 4 में से 1 गया, यानी ये हो गया बेटा 24
3/4। तो आप जानते हो कैसा करेंगे इसे सॉल्व, ऊपर वाला यूं का त्यों, ये साइन गुणा में, नीचे वाले का उल्टा, 4/3, 3 अट्ठे 8 चौक, यानी कि इस त्रिभुज के जितने भी त्रिभुज बनेंगे इनमें सबका जोड़ 32 होगा। कितने त्रिभुज बनेंगे? अनंत। तो अनंत त्रिभुज का जोड़ 32। अब देखिए मैंने इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन कराए, पहला स्क्वायर वाला, दूसरा गेंद वाला, तीसरा ये। मैंने स्क्वायर वाले का, गेंद वाले का एक शॉर्ट बताया था। बेटा इसका कोई शॉर्ट नहीं है। अब आप कहो सर ऐसा क्यों नहीं है? इसका इसलिए शॉर्ट नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला जो है वो बेस और परपेंडिकुलर 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कितनी चीज़ों पे? अगर हम बात करें स्क्वायर की तो किस पे डिपेंड करता था? एक चीज़ पे। एक चीज़ कौन सी होती थी? भुजा की लंबाई। सब बराबर होती थी, एक पता लग जाए। बोलो यार। दूसरी चीज़ थी गेंद टप्पा खाती थी। तो गेंद जब टप्पा खाती थी तो हर बार अपनी ऊंचाई का सेम उछलती थी, हर बार सेम उछलती थी। कितना? 4/3, 1/2, जो भी उछलती हर बार सेम। मगर इसमें 2 चीज़ें आ गई, एक चीज़ नहीं है, एक लंब और एक आधार, और हर बार ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। बोलो बेटा, लंब और आधार हर बार चेंज हो रहा है। इसलिए बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप चाहकर भी यहाँ पर टाइम नहीं बचा सकते, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मैं इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब बेटा वो ये होता है, कई सारे बच्चे हमारे यहाँ लाइव पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आता है। बेटा स्टार का मतलब है, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, कि आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी इस क्वेश्चन पे। मतलब नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगी, आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखिए बेटा यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइव क्लास में, तो मैं सबको बता चुका हूँ कि अगर आपका नोट्स बेहतरीन बना हुआ है और अगर आप नोट्स को अपने 1 से 2 घंटे में रिवाइज करने की हिम्मत रखते हैं तो 99% आप सक्सेस के करीब हैं। तो अपने नोट्स को ऐसे ही बनाइएगा, कैसे स्टार लगा के 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। मैं हर क्वेश्चन पे स्टार लगवाता हूँ। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। आप समझ सकते हो क्यों इसका शॉर्ट मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक लंब पर, हर बार लंब भी चेंज हो रहा है और आधार भी चेंज हो रहा है, इसलिए कोई चीज़ फिक्स हम कर नहीं सकते चाह कर भी। तो इसका शॉर्ट कोई मेथड बन नहीं सकता। बोलो अरे क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्यों नहीं शॉर्ट बन सकता? और बाकी सब चीज़ों को शॉर्ट क्यों बन सकता? क्योंकि वो एक एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा था और जिस चीज़ पर वो डिपेंड कर रहा था वो फिक्स हो गई थी। बोलो, इसको नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का था। अब मैं एक क्वेश्चन इसी की तर्ज पे बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। लैंग्वेज सेम रहेगी जो लिखा है, कोई भी चेंज नहीं करना, बस इतना चेंज करना है जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ये वाला, इसकी भुजाएं चेंज कर लो। ठीक है बेटा, ये मान लो कि ये वाली भुजा 12 है, बेटा ये वाली भुजा 16 है और ये वाली भुजा 20 है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना। जहाँ 6, 8, 10 माना था वहाँ 12, 16, 20 मान लो और बताओ कि जो अनंत त्रिभुज बनेंगे उन सब त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जोड़ क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। लंब जो है 12 हो गया, आधार 16 हो गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस के लिए आपकी कि प्रैक्टिस कर लें। सही है, फिर आगे नए क्वेश्चन पे मूव करें। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए। देखिए काफ़ी बच्चों का आंसर सही आया है, 128 आया है इसका आंसर। बेटा वेल डन, लगभग सभी का आंसर सही आया है, काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए करना क्या था, फिर से वही बात कि बेटा पहले तो सारे त्रिभुजों का जोड़ निकालना है। तो बेटा 1/2 और सबसे पहले सबसे बड़े त्रिभुज का, तो सबसे बड़े त्रिभुज का 12 गुणा 16 प्लस 1/2 उससे छोटे त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का मतलब ये वाले त्रिभुज का। तो बेटा जब ये पूरा 16 है तो ये कितना हुआ 8, हर बार आधा करना है, कुछ नया नहीं करना। ये कितना हुआ 6, तो बस 8 गुणा 6। बोलो बेटा, अब की बार 1/2 4 गुणा 3। बोलो बेटा, बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। क्या कि हर बार जल्दी जल्दी आधा करते चले जाओ, बस जो बड़ी वैल्यू वो छोड़ देना, बस इसकी वैल्यू छोड़ के जितनी बची सबको आधा करते चले जाओ। जब एक बार करते हैं ना तो समझ में आने लगती है चीज़ें यार, पहली बार में दिक्कत होती है। बोलो बेटा, काटो। 6 हो गया, 16 6 96 प्लस
2 चौक 8, 4 छिक 24 प्लस 2 दूनी 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखते हैं जीपी बनी या नहीं। तो बेटा इससे इसके बाद लगाओ 24 एकन 24, 24 चौक 96, रिजल्ट आएगा 1/4। क्या आर की वैल्यू। इससे इसको भाग लगाओ 6 एकन 6, 6 चौक 24, आर आएगा 1/4। यानी कि बेटा ये जीपी है। क्या है? और जीपी के अनंत पदों का जोड़ हमें निकालना आता है। केवल एक ही केस में निकल सकता है जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो बेटा निकालो एस इनफाइनाइट। तो एस इनफाइनाइट का मतलब ए का मतलब 96, आर का मतलब 1 - 1/4। इसकी इधर गुणा करो 96/3/4। बेटा 4 के ऊपर गुणा करो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और बेटा 32 चौक 128। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 128। बोलो सही है। तो क्या 1-2 क्वेश्चन और कराएं? समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन कर लो, कोई नई चीज थोड़ी नहीं। अब देखिए मैंने मेन हेडिंग डलवाई थी क्वेश्चंस डिपेंड ऑन लैंग्वेज। उसका टाइप 1 था, सब टाइप जिसे बोलेंगे हम। क्या था कि इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे प्रोसेस अनंत तक जाता है। अभी अनंत वाले सवाल खत्म हो गए। अब लिखिए सब टाइप बी। सब टाइप बी बेटा मेन टाइप वही है कि क्वेश्चन लैंग्वेज पे ही डिपेंड है, मगर टाइप सब है। सब टाइप बी, कुछ नहीं लिखना, ऐसे लिखना था बेटा, बी टाइप। ठीक है, बी टाइप सब टाइप है। मेन टाइप वही थी, क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। अब इनफाइनाइट टर्म का आंसर नहीं होंगे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे? कुछ और टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उस पर 2-1 मिनट का टाइम लगाना, फिर क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया वाले, कराता हूँ। लिखिए लिखिए 4 संख्याएं इस प्रकार ली गई हैं। 4 संख्याएं इस प्रकार ली गई हैं। 4 संख्याएं इस प्रकार ली गई हैं कि पहली 3 संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं या समांतर श्रेणी में हैं। पहली 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और लास्ट की 3 संख्याएं यानी अंतिम 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। बेटा श्रेणी संख्याएं कितनी ली? 4। बेटा स्टार्ट है, 1 मिनट देख। तो हमने कितनी संख्याएं ली हैं? 4। तो 4 संख्याएं इस तरीके से ली हैं कि पहली 3 समांतर श्रेणी में और लास्ट की 3 गुणोत्तर श्रेणी में। फुल स्टॉप के बाद लिखिए पहली और तीसरी संख्या का जोड़ 2 है। पहली और तीसरी संख्या का जोड़ और दूसरी और चौथी संख्या का जोड़ 26 है। दूसरी और चौथी संख्या का जोड़ 26 है। दूसरी और चौथी संख्या का जोड़ 26 है। तो ज्ञात कीजिए ये 4 संख्याएं कौन सी हैं। तो ज्ञात कीजिए ये 4 संख्याएं कौन सी हैं। तो टाइप तो बेटा अभी भी वही रहा, किस पे डिपेंड है? क्वेश्चन लैंग्वेज पे। मगर सब टाइप बी का मतलब इनफाइनाइट का रोल खत्म हो गया, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है -3, 1, 5 और 25। बोलो। दूसरा ऑप्शन है 7, 1, -5, 25। तीसरा ऑप्शन है बेटा एक बात बताऊं, ये एक ही ऑप्शन है, इतना ठीक है? क्वेश्चन में गड़बड़ है ना थोड़ी सी।
एक मिनट बंद करना। देखिए भाई, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है ये 4 संख्याओं का कौन सा सेट सही है जिसमें पहली 3 समांतर श्रेणी में है, लास्ट की 3 गुणोत्तर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन है। और 2 का जोड़, पहली का और तीसरी का जोड़ कितना है 2, और दूसरी का चौथी का जोड़ 26 है। तो ये क्वेश्चन है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइएगा, फिर आगे मैं कराता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं। चलिए करिए। चलिए देखिए, पहले मैं इसको बेसिक्स मेथड से करा रहा हूँ, फिर मैं इसका एक शॉर्ट बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, माना ABCD ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास, मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। मान लो ABCD 4 संख्या है। क्वेश्चन के तहत जो क्वेश्चन ने लैंग्वेज दिए उसके हिसाब से पहली 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और लास्ट की 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी। नियम लगा दो। एक बात तो तय है बेटा, अगर 4 संख्याएं हैं तो इक्वेशन कितनी बनेंगी? 2। वेरिएबल कितने हैं? 4। सही है ना। अगर 4 वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी बनाना पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो हम 4 इक्वेशन बनाने पर काम करेंगे। तो देखो, पहली 3 संख्याएं किसमें हैं? इसका मतलब बेटा समांतर श्रेणी का रूल होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। बोलो, इन 3 पे नियम लगा दिया। T2 का मतलब B माइनस है और T3 का मतलब C माइनस है। बोलो, B को इधर उठा के लाओ 2B, और बेटा A को उधर उठा के लाओ तो A प्लस C। तो बेटा B की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? A प्लस C बटे 2। ये क्या आ गया? इक्वेशन 1 नंबर 1। कितनी बनाना है इक्वेशन, तभी आंसर आएगा। बेटा दूसरी बात ये थी कि ये 3 संख्याएं गुणोत्तर में है। बोलो लाल, गुणोत्तर का क्या नियम होता है? T2 अपॉन T1 यानी कि C अपॉन B बराबर D अपॉन C। C की इससे गुणा करो, C स्क्वायर इज इक्वल टू B इंटू D। बोलो समीकरण नंबर 2। बोलो लाल, कोई दिक्कत? समीकरण 3 कैसे बनेगी? क्वेश्चन में कहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जोड़ 2 है। बेटा बना दो जोड़ 2। बोलो, एक मिनट बेटा बंद करना, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सर अगर हमें 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो 4 इक्वेशन बनाना है। बेटा क्वेश्चन सेट इस तरीके से करके दिया है कि आप 4 इक्वेशन बना पाओ, क्योंकि 4 वेरिएबल है। तो उसमें कहा है कि दूसरे का और चौथे का जोड़ 26 है। बेटा बोलो, हमने कितनी इक्वेशन बनानी लाल? 4 इक्वेशन बना ली, 4 वेरिएबल आराम से सॉल्व हो सकता है। अब कुल मिला के हमारा काम इसको सॉल्व करने का रहेगा। अगर सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, बाकी काम खत्म। तो गौर से देखो बेटा, ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? A प्लस C की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दे रखी है? बेटा लगा दो यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी कि B की वैल्यू डाल कितनी आ गई? यानी B हमारे पास बना गया। कितने वेरिएबल बच गए? 3। बोलो बेटा, अगर B 1 आ गया तो B की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो B की वैल्यू जब यहाँ 1 डाल दोगे तो बेटा 1 उधर जाएगा, तो D कितना आ गया लाल? बोलो यार, कोई दिक्कत? कितने वेरिएबल आ गए? बच कितने गए? और लगा लो बेटा, आगे आओ इधर। C और B बेटा हमारे पास दोनों है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू B की जगह 1 बेटा, D की जगह 25। तो इधर से स्क्वायर उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो C इज इक्वल टू, बोलो लाल, बचा कितना? A बचा। बेटा A यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। A और C दोनों है तुम्हारे पास, यहाँ से निकाल लो। तो C की वैल्यू कितनी डालोगे? 5। तो बेटा 5 उधर जाएगा, तो माइनस के 3। तो कुल मिला के संख्याएं क्या आई? -3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 5 और D की वैल्यू, बेटा ऑप्शन देख लो, पहला वाला मैच कर रहा है। अब बात सुनिए दूसरी। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि टाइम लगेगा। ये दिख रहा था, कैसे दिख रहा था बेटा? ट्राई करना है। वो कह रहा है कि शुरू की 3 संख्याएं समांतर में, तो देखो इन अगर ऐसे देखो, इसमें कितने का फर्क है? 1 का। इसमें 2 का। बेटा 1 का ही तो है, 1 का फर्क है, यानी ये 3 समांतर में है।
अब ये देखो ये लास्ट गुणोत्तर में है, तो इससे इसको भाग लगाओगे 3/2, नहीं आ रहा। इससे इसको भाग लगाओगे 4/3, यानी ये गुणोत्तर में। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें यार ये करने में, जबकि बेसिक है ये सबसे बेस्ट तरीका, मगर हमारे पास टाइम नहीं रहता। ये तो बच्चों को समझाने वाला तरीका। बोलो लाल, यहाँ पे आओ। इनमें कितने का अंतर है? 4 इसमें 7 का। बेटा ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि शुरू की 3 समांतर से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको और ट्राई कर लो। तो इसमें 2 का। 4 का बेटा, 4 का 4 जोड़ोगे तभी तो एक आएगा। इसमें 4 का, तो पहले की 2 किसमें है? 3 समांतर में। इसमें देखना, इससे इसको भाग लगाओ, इस 1 से 5 में, तो 5 आएगा। 25 को 5 से 5 गुणोत्तर में। दूसरी बात कही थी कि पहले का तीसरे का जोड़ 2 है, तो बेटा पहला और तीसरा जोड़ो, -2 में 5 जोड़ो, जो 2 आएगा आ जाएगा। और 25 और 1 26। और दूसरे का और चौथे का जोड़, 1 का और 25 का और 26 आएगा। यानी पहला ऑप्शन सही। ये ऑप्शन सही तो बोलो बेटा ऑप्शन से सही था, इससे सही था? ऑप्शन से सही है। एक क्वेश्चन में और ऐसा ही लूंगा, उसको भी ऑप्शन से ही करना है। कुल मिला के जहाँ पे अब आपने सब टाइप डाली है, वहाँ पे क्या डालना है कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। कैसे बेटा? जिसमें 4 संख्याएं हो, शुरू की 3 एपी में हो, लास्ट की 3 जीपी में हो, या लास्ट की 3 एपी में हो, शुरू की 3 जीपी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर करना कैसे? ऑप्शन से, ऐसे नहीं करना। मगर इसको नोट कर लेना, ये बेसिक है, इसको नोट करना, मगर करना ऑप्शन से, इसलिए मैंने ऑप्शन दिए थे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं ऐसा ही, इसको नोट करिए। तो ये जो क्वेश्चन था, इसका आप देखते ही समझ जाएंगे कैसा क्वेश्चन है। 4 संख्याएं दी रहूंगी, 3 एपी में होंगी और 3 जीपी में। कैसे करना है बेटा? ऑप्शन से। कैसे करना है? ऑप्शन से। एक क्वेश्चन और उठाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऑप्शन से ही करना है। लिखिए, देखो 4 संख्याओं के सेट में, 4 संख्याओं के सेट में पहली 3 संख्याएं जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में, पहले 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। 4 संख्याओं के सेट में, 4 संख्याओं के सेट में पहली 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में। इससे पहले जो बेटा क्वेश्चन था उसमें पहली 3 संख्याएं समांतर श्रेणी। ये तो चेंज होता रहता है, ये तो होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लॉजिक क्या था कि 3 एपी में होना चाहिए, 3 जीपी में, वो कोई सी भी हो सकती है, शुरू की या पीछे की, उसमें क्या दिक्कत है। तो पहली 3 किस में है? और अंतिम 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, और अंतिम 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। लिखिए, यदि कॉमन डिफरेंस 6 हो, सार्वंतर 6 हो, यदि सार्वंतर 6 हो तथा पहली संख्या चौथी संख्या के बराबर हो, यदि सार्वंतर 6 हो तथा पहली संख्या चौथी संख्या के बराबर हो, तो वो 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8 4 2 8। बी ऑप्शन है -4 8 -4 2 8। सी ऑप्शन है 8 12 24 48। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बेटा बताइए आंसर क्या आएगा? आई थिंक आ भी गया होगा, या 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, समझिए, सोचिए बेटा पढ़ कर। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया बेटा, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। देखते हैं कैसे। अभी हाल मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया है 1 मिनट पहले। कैसा क्वेश्चन कराया है कि 3 संख्याएं एपी में होंगी, 3 जीपी में। फिर मैंने इधर एक इसको बेसिक कराया था, मगर मैंने कहा था बेसिक हम तब कराते हैं जब हमें किसी बच्चे को समझाना हो। मगर आप जानते हो हमारे पास तो टाइम कम है,
तो हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से हिट करेंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या बात याद रखना है, शुरू की 3 संख्याएं जीपी में है और लास्ट की 3 एपी में है। एक खास बात क्वेश्चन में कही है कि कॉमन डिफरेंस ना कॉमन डिफरेंस तो 6, एक और बात कही है, पहली और शायद फोर्थ संख्या बराबर है, पहली और फोर्थ है ना बेटा। तो पहले तो ये देखो, ये पहली फोर्थ है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। पहली वाली बात से खत्म हो गया। दूसरी वाली बेटा बात ये कही गई थी कि कॉमन डिफरेंस 6 है। तो बेटा एक बात सुनो, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों में 6। बेटा ये तो है ही नहीं, बोलो लाल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 6। तो अगर ये तीनों किस में है, एपी में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें तो 6 है, इसमें 6 नहीं, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, बोलो लाल। अब देखिए, इसका पहला इसका फोर्थ बराबर है। अब कहा था कि कॉमन डिफरेंस देखो, तो बेटा -4 में 6 जोड़ो 2 आता है, 2 में 6 जोड़ो 8 आता है, कॉमन डिफरेंस 6 है। फिर कहा था शुरू की 3 जीपी में, तो बेटा जीपी का मतलब 8 से 4 को भाग दो, -1/2। बेटा 2 से 4 को भाग दो, -1/2। यानी ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बोलो बेटा, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको बेसिक से नहीं करना था, क्योंकि बेसिक टाइम लगा था। समझ में आ रही चीजें। चलिए, ये जो क्वेश्चन है टाइप बी, वहां पे लिख लेना क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन एपी एंड जीपी। बेटा लिख लेना, सब टाइप बी है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो हैं, मगर वहां लिख लो क्वेश्चंस डिपेंड ऑन एपी एंड जीपी। यानी कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर एपी और जीपी दोनों के फार्मूले लग रहे होंगे। ठीक है, बोलो लाल। एक क्वेश्चन और लिख लें, लिखिए। अब सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व होगा। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस में से हैं। लिखिए, इफ, हाँ यदि, बेटा क्वेश्चन छोटा सा ही, यदि 2/3 इज इक्वल टू x - 1/y प्लस x स्क्वायर -1/y स्क्वायर प्लस x³ -1/y³ प्लस ... इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको बेटा ये बताना, इसमें लिखा है यदि, यहां पे दिया है यदि x × y 2 है, x × y 2 दे रखा है, एंड इसे बेटा मॉड x बोलते हैं, मॉड x 1 से छोटा है, यानी कि कुल मिला के x की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, find the values of x and y। x और y का बेटा मान ज्ञात करना है। सही, पहले मैं इसको बेसिक कराऊंगा, फिर मैं इसका सॉल्व कराऊंगा। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक आधी बच्चा है जिसने इसको सॉल्व करा, काफी बच्चों पे नहीं हुआ है। देखिए क्यों नहीं हुआ। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इससे इसको डिवाइड करो या इससे इसको डिवाइड करो, तो एपी जीपी बन ही नहीं रही है। बोलो बेटा, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो ये होता है x - y, यानी a² - b²। यहाँ बचेगा x + 1/y। अगर इससे इसको डिवाइड कर भी दोगे तो, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा ही नहीं, यानी कि ना तो ये एपी बन पा रही है ना जीपी। तो मैंने हेडिंग डलवाई है कैसे, क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन एपी एंड जीपी। तो पीछे का क्वेश्चन एपी जीपी पे था, 2 क्वेश्चन ये भी एपी जीपी, यानी यहाँ पे एपी भी बनी और समझना है कैसे। देखिए बेटा, इसको पार्ट में डिवाइड करिए।
तो 2/3 इज इक्वल टू x अलग ले लो, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म होंगी बेटा, उस दिन बताया था। माइनस कॉमन कर लो, जब 1/बाई प्लस 1/बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये देखना है अब क्या बनने की, तो बेटा x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो x आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करो x आएगा, यानी कि जीपी बन गई। बोलो बेटा जीपी बन गई। क्यों? इधर आओ, 1/बाई से 1/बाई स्क्वायर को डिवाइड करो तो 1/बाई बचेगा। बोलो बेटा एक बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ पे तो समांतर क्यों बढ़ाई, गुणोत्तर क्यों बने बेटा, डिवाइड कर रहे हो आप। तो ये दोनों क्या बनी, जीपी, सही है। मगर ये दोनों जीपी तब बनी जब इनको अलग अलग तोड़ा, ये भी जीपी बनी, ये भी। अब बात ये कर रहे हैं कि सर इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकालना है, क्या निकल सकता है या नहीं। देखिए बेटा आपको बताया गया था इनफाइनाइट टर्म का जोड़ केवल एक ही कंडीशन में निकल सकता है, जब ये x की वैल्यू जिसका भी आंसर आप निकाल रही है 1 से छोटी हो, यानी कि जो कुछ भी निकल के आ रहा है कॉमन रेशियो वो 1 से क्या हो। तो बेटा जब इससे इसको डिवाइड करो x ही तो आएगा, इससे इसको डिवाइड करो तो x आएगा, यानी कॉमन रेशियो कितना आएगा x। अगर x 1 से छोटा है यानी कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाल सकते हो, अदरवाइज। तो बेटा सवाल में कहा है x छोटा है 1 से। बोलो बेटा मॉड का मतलब होता है कि हमेशा प्लस वैल्यू लेना, मॉड का मतलब होता है हमेशा प्लस वैल्यू लेना, इतना समझ लो। ये मॉड लगा है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू हमेशा प्लस की लेना है आपको, इसका मतलब ये है क्या लेना, प्लस की। ये मान के चलना है कि हमेशा x प्लस होगा जो भी होगा। तो बेटा x अगर प्लस होगा तो एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक से छोटा रखना है, तो 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। बोलो सही है क्या, कि इसका इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो x है और x सवाल में दे रखा है 1 से छोटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर बाई का निकाला जा सकता है। हाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन में ये कहा है, गौर से सुनना इस चीज को, इसको मैं अलग से देख रहा हूँ। इसको ये कहा है क्वेश्चन में x × y, बेटा यहाँ आ रहा है, चलो इधर देखो, इधर ध्यान से बेटा सुनना, इतनी चीज़ मैं अलग लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है x × y = 2 है बेटा। आप थोड़ी सी बाई की बात समझते हैं, तो बाई यहाँ पर इतना आ जाएगा 2/x। अब एक बात समझना बेटा, अगर x 1 से छोटा है, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 होता, तो 1 से जब 2 को डिवाइड करते 2 आता, और आप जानते हो अगर 1 से छोटा है x तो हमेशा वैल्यू 2 से बड़ी ही आएगी। नहीं समझ में आया? बोलो यार, अगर बेटा यहाँ 2 होता 1 होता 1, तो 1 से जब इसको काटते तो आंसर 2 आता, मगर जब जब आप जानते हो ये वैल्यू छोटी होगी तो आंसर बड़ा आता चला जाता है। अब 1 से भी छोटा लोगे तो आंसर 2 से बड़ा आएगा। बोलो जब बाई की वैल्यू बेटा 2 से बड़ी आ रही है तो 1/बाई कितना आएगा, 1/बाई यही तो आएगा 1/2। बोलो बेटा मान लो बाई थोड़ी देर के लिए 2 है, जब x 1 है तो 1/बाई कितना आएगा 1/2, और 1/2 1 से छोटा होता है। बोलो यार, यानी कि यहाँ 1/बाई क्या आ रहा था, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 1/बाई तो आ रहा था, वो भी 1 से छोटा है और x की वैल्यू भी 1 से, यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म का जोड़ निकाल सकते हैं। बोलो यार क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। दिख नहीं रहा हमें, वेरिएबल की फॉर्म में है, मगर हम यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। बोलो यार, तो निकालो बेटा 2/3। आप जानते हो इनफाइनाइट टर्म का जोड़ a/1 - r, तो a का मतलब x और 1 - r का मतलब भी x है बेटा, क्योंकि यहाँ पे x ही आ रहा है, माइनस x फर्स्ट टर्म, बाई का a का मतलब 1/बाई और r का मतलब 1 - 1/बाई, क्योंकि बेटा दे ही रखा है। बोलो सॉल्व करो लाल, x - 1/x माइनस बेटा 1/बाई ये है, बाई की इधर गुणा करो तो बाई माइनस 1/बाई। बेटा ये आ रहा है, देखिए जरा, छिप रहा हो, आ रहा बेटा, बाई से बाई कट जाएगा, समझ में आ रहा, कट जाएगा।
तो y माइनस बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे लिख ले रहा हूँ जो भी चीज़ बचेगी, ये वाली लाइन में इधर लिख रहा हूँ। हाँ, यहाँ आएगा x बटे 1 माइनस 1 - x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। बोलो बेटा, अब गौर से देखो, आपने y की वैल्यू निकाली बेटा x की टर्म में, कितनी आई है? 2 बटे x। तो y की जगह क्या लगा दो? सर क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल खत्म कर रहे हैं, तभी तो एक का आंसर आएगा। तो लगा दो बेटा। इसके आगे यहाँ चलता हूँ, x 1 माइनस x माइनस, बेटा y की जगह क्या रखना है आपको? 2 बटे x माइनस 1। बोलो बेटा, y की जगह क्या रख दिया? 2 बटे x। आगे देखो यहाँ से x बटे 1 माइनस x माइनस, बेटा x की यहाँ गुणा होगी और ये x ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बटे 2 माइनस x। बोलो लाल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मगर गौर से देखना, ये सारी चीज़ किसके बराबर चल रही है? 2 बटे, यानी ये वैल्यू आ गई 2 बटे 3 के बराबर। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और बेटा x की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो y आ जाएगा, और आपसे पूछा ही था x और। तो पहले तो मैंने इसको बेसिक कराया, अभी मैं इसको शॉर्ट कराऊंगा, ऑप्शन से आंसर आएगा। यहाँ तक नोट करो, फिर इसको आगे चलते हैं। समझ में? हाँ ठीक है। देखिए बेटा, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, टाइम हो रहा है हमारा। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक निकल गए, और यहाँ तक निकल करके हम लोग किस पे आ गए? एक वेरिएबल में हमने पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया, और वो वेरिएबल है x। अब आपको बस इतना सॉल्व करना है, और इतना सॉल्व करते हैं आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी गुणा इधर करिए, तो 2x माइनस का x स्क्वायर। बोलो बेटा, इसकी गुणा उधर करिए और माइनस भी लगाइए, तो माइनस का x और प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। बेटा ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ही प्लस। बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x में से एक x आएगा, x इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 आई है। बेटा कुछ और आना चाहिए यहाँ पे ये सही था। अच्छा देखना जरा, x 2x माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का x स्क्वायर। एक मिनट ध्यान दीजिए, सही है ये? तो एक मिनट बंद करिए, एक मिनट देखता हूँ क्या हुआ। चलिए देखिए, x कितना आ गया? 2/3। x की वैल्यू 2/3। ये x की वैल्यू जो 2/3 आई बेटा यहाँ डालो, यहाँ ये 2 मानना मत, ये तो मैंने माना है। यहाँ y बराबर क्या है? नाउ y बराबर बेटा कितना दे रखा है? 2/x। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दो 2/3। 3 ऊपर जाएगा, या 2 से 2 काट दो, यानी बेटा वैल्यू ना 3 ही तो आएगी। y कितना आ गया? 3। y कितना आ गया? तो देखो ये वाला ऑप्शन सही करना है आपने। यहाँ पे क्या करना है? 2/3 करना है। ऑप्शन गलत लिख गया था, ध्यान से सुनना। यानी कि ये ऑप्शन सही है हमारा बी। x कितना आ गया? 2/3। y कितना आ गया? तो y की वैल्यू यहाँ पे बेटा 3 कर लो, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। अब एक बात सुनो, बात ये थी कि मुझे इसको शॉर्ट मेथड से कराना था, इतना लेंथी करना नहीं, आपको शॉर्ट करना था। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना था तो देखना बेटा शॉर्ट इसका क्या मेथड है। देखिए ध्यान से सुनना, शॉर्ट मेथड। बेटा थोड़े से ऑप्शन गलत लिख गए थे, तो कुल मिला के ऑप्शन मैंने सही करें। देखिए अब ध्यान से सुनना बेटा, ऑप्शन को रीचेक करते हैं एक बार कि कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन कौन से गलत है। इस क्वेश्चन को इतना बिल्कुल नहीं करना था, शॉर्ट ट्रिक देखना थी। ये नोट हो गया? इसको नोट करिएगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, देखते ही आंसर आएगा, इतना कुछ नहीं करना था। आप जानते हैं 100% अगर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपने गलत कर रहे हो आप। मतलब कुल मिला के एसएससी जरूर कुछ ऐसा छोड़ती है जहाँ पर दिमाग नहीं चलना चाहिए। देखिए बेटा, आंसर में ये कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि x की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से। 1 से कितनी है? छोटी। बेटा आप ये मानो मॉड का मतलब सिर्फ प्लस की संख्या। कुल मिला के x की वैल्यू 1 से छोटी है। बोलो बेटा 1 से कैसी है? छोटी है। यानी आंसर कैसा आना चाहिए x का? 1 से छोटा। बेटा हमारा तो 1 से छोटा ही आया, मगर ऑप्शन देखना जरा, ये x की वैल्यू कितनी है? 2। ऑप्शन में x की वैल्यू 2 है, गलत है।
क्यों? क्योंकि 1 से छोटा, ये भी 2, ये भी 2/2 कन्फ्यूजन के लिए दिया है। 2/2 का मतलब 1 होता है और 1 से छोटा रखना है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचा कौन सा? कितनी देर का क्वेश्चन था? 5 सेकेंड। बोलो बेटा, इतना लेंथी करना नहीं था, मगर चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बेसिक बताना है, इसलिए मैंने इसको पूरा बताया। कैसे करना था इसको? ऑप्शन से करना था। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था? हर जगह x की वैल्यू 2 से ज़्यादा दे रखी थी या 1 से ज़्यादा दे रखी थी। एक ही ऑप्शन ऐसा था बी, जिसमें x की वैल्यू 1 से कम कर रखी थी, जो क्वेश्चन में कहा था कि x 1 से कम है। तो क्या सा ऑप्शन से हिट करना है। बोलो ठीक है। चलिए बेटा, जो भी यूट्यूब पे हमारे बच्चे फैमिली जुड़ी हुई है, आज बेटा यहाँ की आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। एक दिन का जीपी और बचा है, आज शायद 6 क्लास है ये, कल एक दिन की क्लास और लगेगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद ये एपी और जीपी फॉर एवर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह रहा होगा जो एपी और जीपी में हो और ऑप्शन ना हो। मैंने लगभग 100% कॉन्सेप्ट कराए इसमें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। स्टिल कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो रहा हो, जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, बेटा आप कमेंट करके लिखें, मैं 100% उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। 60% सिलेबस फ्री पढ़ाने का मतलब ये नहीं है केवल घास काटना। जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ वही मैं आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत है तो जरूर पढ़ाना। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब बच्चे, बेटा मेहनत से पढ़ाई करते लगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।